हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसी का हम लोग जो है ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जहां पर हम लोग जैव प्रक्रम क्या होता है और छोटे छोटे जो चीजें हैं जैसे कि पोषण के बारे में। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। जो खुद से भोजन वगैरह बनाता है जैसे ये हरे पौधे, वो हो गया स्वपोषण, ठीक है। और परपोषण जो कि दूसरे पर निर्भर रहता है। तो इसको हम लोग जो है पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए। ये जो है आपका पार्ट 2 है, ठीक है। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पोषण टोटल दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। ये तो आपको समझ में आ गया। अब प्राणी और परपोषण जो है फिर 3 प्रकार का होता है। परपोषण फिर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक परजीवी, एक मृतजीवी, एक प्राणी संपोषण। तो पार्ट 1 में जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो ये रिएक्शन को आपको याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में हम लोग हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्लास 10 साइंस है यानी कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसी का ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, जैव प्रक्रम। चलिए अब देखिए हरित लवक क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। एपिथेलियम उत्तकों से बना होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हरित लवक जो है वो एपिथेलियम उत्तकों से बना होता है। ये आपका उत्तकों लिखा हुआ, ठीक है, उत्तकों। उत्तक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दूसरा चैप्टर था आपका उत्तक। तो ये जो है हरित लवक जो है वो एपिथेलियम उत्तकों से बना होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था कि सूर्य की उपस्थिति में, देखिए सूर्य की उपस्थिति में पौधे, हरे पौधे जो है वो मिट्टी से जल लेता है, खनिज लवण लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि इसका निर्माण करता है। 6CO2 6H2O बराबर 6C6H12O6 प्लस 6CO2। तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूर्य प्रकाश होना चाहिए, साथ में वो मिट्टी से जल लेगा, खनिज लवण लेगा और वायुमंडल से जो है CO2 गैस लेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और इन सारे चीज को लेकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। बस यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है टोटल पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने? 4। सबसे पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, ये होना चाहिए। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होना चाहिए, अभी मैंने कहा। तीसरा जल होना चाहिए, H2O, हमने अभी कहा। चौथा प्रकाश, सूर्य प्रकाश, है ना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जी हाँ, जल लेता है, खनिज लेता है। ये सारा चीज लेने के बाद फिर जो है यहाँ पर निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। तो टोटल 4 चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर सकती है जिसमें क्लोरोफिल हो, ना कि हरा रंग। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अगर पेड़ में हरा रंग है तो उनमें क्लोरोफिल होगा। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हरा रंग से कोई दिक्कत नहीं, हरा रहे, लाल रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोरोफिल रहना बहुत जरूरी है। तो कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तब संपन्न कर सकती है जिसमें, यानी कि संपन्न कर सकती है जिसमें क्लोरोफिल हो, ना कि हरा रंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया कैरोटीन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है। अमीबा में पोषण, देखिए सबसे पहले अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और ये जो है कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण तथा विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न करती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और ये कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण तथा विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न करती है। आगे देखिए, अमीबा अपने भोजन के रूप में डायटम, शैवाल तथा छोटे मृतीय जीव का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमीबा जैसे हम लोग अपने भोजन के रूप में क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, मीट मछली खाते हैं। तो वैसे ही अमीबा जो है अपने भोजन के रूप में डायटम, शैवाल, यानी कि हम जैसे हम लोग मछली खाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? डायटम, शैवाल तथा छोटे मृत जीव का उपयोग करता है, ठीक है। आगे देखिए, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा भोजन रसदानी तक पहुंचाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि अमीबा कैसे भोजन करता है? तो किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। और ये जो है अपना भोजन को रसदानी तक पहुंचाता है। तो टोटल अमीबा के बारे में, अमीबा में पोषण में हम लोगों ने 4 टॉपिक को पढ़ा। हो सके तो आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है पैरामीशियम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2018 में भी आपको एक प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पैरामीशियम, यह भी जो है एक कोशिकीय जीव है। ध्यान दीजिएगा, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है जो कि मृदीय जलीय में पाया जाता है। मृदु जो जलीय होता है वहां पर जो है ये पैरामीशियम पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ वर्ग के एक जीव है तथा इसका आकार निश्चित होता है।
ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये तो एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम, दूसरा मृदु जलीय में पाया जाता है, तीसरा ये प्रोटोजोआ वर्ग के एक जीव है तथा इसका आकार जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख्य द्वारा होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंग सीलिया से ढका होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया, ये जो है मृदु जलीय में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा ये आपका है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख्य द्वारा होता है तथा इसका शरीर जो है वो प्रचलन अंग सीलिया से ढका होता है। अब पैरामीशियम का हम लोग सचित्र वर्णन को थोड़ा सा देखते हैं, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का आपको बनाना है, अगर एग्जाम में आपको पूछ दे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे ऊपर वाले को लिखना आपको सीलिया, उसके बाद इधर से जो है आपको लिखना भोजन। ठीक है, उसके बाद काशिंगा मुख या फिर भोजन रसधानी। ठीक है, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ, ये सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है आपका पैरामीशियम पोषण। तो पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है पैरामीशियम का सचित्र वर्णन या फिर पैरामीशियम में पोषण। अब आगे हम लोग देखते हैं पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित से होता है जो कि कोशिका मुख कहलाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो शरीर का एक निश्चित भाग से होता है जो कि कोशिका मुख कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है मनुष्य का आहार नाल। बहुत ही ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, मनुष्य का आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसको भी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ प्लीज आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या फिर टॉपिक को लिख लीजिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी कंप्लीट क्लास 10 की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए मनुष्य का आहार नाल में सबसे पहला पॉइंट है, मनुष्य जो है वो जटिल जंतु होने के कारण इसके आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र की जो लंबाई है वो 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। और मनुष्य जो है वो भोजन जो है मुख गुहा, मतलब कि भोजन जो है वो मनुष्य के मुख गुहा से ही पचना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि हम लोगों के अंदर जो बोलते हैं ना कि खाना वगैरह जो भी खाए चावल वगैरह पच गया, तो पचना जो है कहाँ से शुरू होता है, तो वो आपका हजम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो आपका जो है मुख गुहा से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। चीज आपको समझ में आ रही है, मुख गुहा से ही जो है पचना शुरू हो जाता है। चलिए अब मुख, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मनुष्य का आहार नाल के बारे में, और ये भी आपको पता है अब आपको कीट की लंबाई कितनी होती है 8 से 10 मीटर, और भोजन कहाँ से शुरू होता है पचना, मुख गुहा से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। ठीक है, देखिए ये आहार नाल के सबसे पहला भाग है मुख गुहा। जो है मुख गुहा के बारे में लिखना है कि ये जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग है। ठीक है, जिसमें एक जीव, कुछ दांत तथा 2 जबड़े होते हैं। जिसमें क्या होता है, एक टंग होता है, एक जीव होता है टंग जिससे हम लोग बोलते हैं, कुछ दांत होता है और 2 जबड़े यानी कि होठ जो है ना। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख गुहा। यहाँ पर आपका 2 जबड़ा होता है, कुछ दांत होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पॉइंट है आपका, जीभ के ऊपर छोटी छोटी अंकुर जैसी उगड़ी भाग होती है जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है। दूसरा क्या है कि जीभ जो है हम लोगों का जो टंग है उनके ऊपर छोटी छोटी अंकुर जैसी उभरी हुई भाग होती है, इसी को कहा जाता है स्वाद कलिया यानी कि टेस्ट बड्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं तथा वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं जो कि 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले तो भाई जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर जैसे उड़ी भाग होती है उसे हम लोग स्वाद कलिया बोलेंगे। उनके बाद मनुष्य के टोटल जीवन काल में पूरी जिंदगी में 52 दांत आता है। ठीक है, जिसमें से जब वो छोटा बच्चा रहता है यानी कि तब वो वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत रहता है। उसके बाद जितना भी बच गया वो आपका छोटा में ही टूट जाता है ना, जिसको हम लोग दूधिया दांत भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में टोटल 52 दांत और मुख गुहा में टोटल 32 दांत होते हैं, 32 दांत। ठीक है, 32। और ये जो है 4 भागों में बटा होता है। एक है आपका कर्णतक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, उसके बाद एक भेदक जो कि कोनाइन। ये क्या है, दांत के प्रकार है ना, 4 प्रकार है। एक है आपका अग्रचर्वणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, एक है चर्वणक जिसको बोलते हैं मोलर। तो ये हो गया आपका दांत का प्रकार। अब आगे देखते हैं दांत की बनावट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए दांत का वह भाग जो जबड़ा में घुसा होता है उसे दांत का जड़ कहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग को शिखर या सिर कहते हैं, बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, दांत के भीतर वाले भाग को मज्जा गुहा कहते हैं। तो दांत की बनावट, दांत का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि दांत का वह भाग जो जबड़ा में घुसा होता है, वह भाग जो कि जबड़ा में घुसा होता है उसे ही कहते हैं दांत का जड़। और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, शिखर
या फिर सिर भी कह सकते हैं, और जो बीच वाला भाग है उसको ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, और दांत के भीतर वाले भाग को मज्जा गुहा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अस्थि मज्जा या मज्जा के गुहा के ऊपरी भाग को दंतास्थि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंटाइन, है ना। तो अस्थि मज्जा हो गया या फिर मज्जा, इनके गुहा के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं डेंटाइन यानी कि दंतस्थि। डेंटाइन के ऊपरी भाग को कहते हैं इनामेल। डेंटाइन जो है उनके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, इनामेल, क्योंकि इसका निर्माण इनामेल के कारण होती है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। डेंटाइन के ऊपरी भाग को इनामेल, क्योंकि इसका निर्माण इनामेल के कारण होती है, इसीलिए इसको इनामेल कहते हैं। और बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और भोजन के महीन कण जो है वो दांत से चिपक करके एक परत का निर्माण कर देती है। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना देता है, जिसे दंत प्लॉक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, बैक्टीरिया और भोजन के महीन कण जो है वो दांत से चिपक के एक परत का निर्माण करता है, और जब इसे यानी परत को अगर अच्छी तरीके से साफ नहीं किया जाए तो यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना देगा, फिर इसको हम लोग बोलेंगे दंत प्लॉक। ठीक है, अब आगे देखिए, दंत अस्थिक्षय, डेंटल कैरीज। ये दंत अस्थिक्षय क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। देखिए, जब बच्चे लोग जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे अधिक मीठा वगैरह, चॉकलेट वगैरह खा लेता है, आइसक्रीम खा लेता है, या फिर कुछ भी खा लेता है चॉकलेट टाइप का, तो वो दांतों में जो है लगा रह जाता है। ठीक है, जब वो दांतों में लगा रह जाता है तब वहां पर जो है जीवाणु जो है वो प्रतिक्रिया करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, और जब जीवाणु वहां पर प्रतिक्रिया करता है तो उस चॉकलेट को यानी कि जो भी लगा हुआ है उनको उसको नष्ट करता है, और जब उसको नष्ट करता है तो उसके साथ जो है दांत भी नष्ट हो जाता है। अर्थात इसी को हम लोग यानी कि दांत नष्ट होने लगता है, इस प्रक्रिया को ही दंत अस्थिक्षय कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है बहुत ही मजे से आपको। ठीक है, तो दंत अस्थिक्षय मतलब समझ में आ गया कि अधिक मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि खाने से दांत में लगा रह जाता है और इस पर जीवाणु प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट कर देता है, अर्थात दांत नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग दंत अस्थिक्षय कहते हैं। ठीक, चलिए अब जो कि मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न अंग, विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उनका हम लोग अलग अलग भाग के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, आमाशय के 3 भाग फिर सबको पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत ही, ये मानव शरीर का यानी कि मानव पाचन तंत्र जो है उन्हीं का ये अलग अलग भाग है, तो हम लोग एक एक करके सारे भाग को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न भाग में जो सबसे पहला भाग है वो है लार ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिवा ग्लैंड। लार ग्रंथि को क्या बोलते हैं, सेलिवा ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या होता है, तो मुख गुहा के ऊपर लाल को स्रावित करने वाले 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये लाल नहीं है, ये क्या है, लार है, लार लार, है ना। जैसे हम लोग कभी बोलते वगैरह है तो थोड़ा सा थूक अंदर से निकल जाता है, फिर रोटी वगैरह खाते हैं सूखा तो ऊपर से थोड़ा सा वो भींग जाता है, तो वो लार के कारण भींगता है ना, लार। तो मुख गुहा के ऊपर लार को स्रावित करने वाले 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। पैट्रोटिक ग्रंथि हो गया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद हो गया आपका सब मंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड, उसके बाद हो गया आपका सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड। तो ये सभी जो है आपका क्या है, लार ग्रंथि का 3 प्रकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं ग्रासनी। ग्रासनी क्या है, तो मुख गुहा के पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जो कि टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा के जो पिछला भाग है उसी को बोलेंगे ग्रसनी, और ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक है आपका निगल द्वार जिसको बोलते हैं गुलेट, एक है आपका कंठ द्वार जिसको बोलते हैं गलेटिस। ठीक है, तो ग्रसनी का 2 प्रकार, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। ठीक, अब आगे देखते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, तो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ठीक है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, उसे ही हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी एक प्रकार का ये जाली हो गया ना, जो कि भोजन को श्वास नली से जाने रोकता है, इसी को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है, एपिग्लॉटिस। अब आगे देखते हैं ग्रासनली। ग्रासनली क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो मुख गुहा से एपिग्लॉटिस के बीच की जो नली है इसी को ग्रासनली बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान हो गया ना आपका। सबसे पहले आप एपिग्लॉटिस तो समझ गए। एपिग्लॉटिस क्या होता है भाई, आगे कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, उसी को बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, उसी भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, उसी को एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ग्रासनली क्या हो गया, तो मुख गुहा से एपिग्लॉटिस के बीच की जो नली है उसी को ग्रासनली कहेंगे। और जब भोजन इस नली में पहुंचती है तो इसमें शिथिलन या फैलाव और संकुचन या सिकुड़न की प्रक्रिया होने लगती है। इसे कर्माकुंचन यानी कि पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन यानी कि पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं आमाशय के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आमाशय, स्टोमक, यह ग्रासनली के बाद एक चौड़ी थैलोनुमा भाग होती है जिससे कई प्रकार के भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकलते हैं। ठीक है, यह ग्रासनली
के बाद एक चौड़ी थैलोनुमा भाग होती है जिससे कई प्रकार के भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकलते हैं। सबसे पहला है आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलेरिक, फुंडिक। ठीक है, काइलेरिक, बिल्कुल पाइलेरिक, फुंडिक, ये सभी जो है आमाशय के टोटल 3 प्रकार है। अब आगे हम लोग चलते हैं जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि क्या होता है, आमाशय ग्रंथि क्या होता है, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जठर ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि, आमाशय के अंदर कहीं कहीं भीतर की ओर धसा हुआ भाग होता है जिसे जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि कहते हैं तथा इससे निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि समझ में आ गया कि आमाशय के अंदर कहीं कहीं भीतर की ओर बिल्कुल धसा हुआ भाग होता है, इसी हम लोग जठर रस कहते हैं, आमाशय ग्रंथि कहते हैं तथा इससे निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। ठीक है, अब जठर रस में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक है HCl, एक है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, एक है पाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जठर रस में टोटल 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गया, एक हो गया HCl और एक हो गया निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये पाई जाती है किसमें, जठर रस में। ठीक है, अब आगे देखिए आमाशय या जठर रस में पाई जाने वाली कोशिकाएं निम्न है। आमाशय और जठर रस में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं वो निम्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, एक है भित्तीय या आम्लजन कोशिकाएं, एक है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आमाशय या जठर रस में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो कि 3 है, हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग तेजी से कवर करेंगे क्योंकि सारे क्लास 10 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए या फिर कॉल वगैरह लगा के कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार है। चलिए अब हम लोग देखते हैं HCl के कार्य क्या क्या है। तो HCl जो है, HCl का मतलब पेप्सिनोजेन जो कि एक्टिव हुआ, उसके बाद ना पेप्सिन जो कि एंजाइम, उनके बाद फिर जो है पेप्टोन। ठीक है, तो ये हो गया HCl का रिएक्शन, HCl का कार्य। हो सके तो आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। HCl भोजन के साथ आने वाले जीवाणु, विषाणु, कीटाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो HCl का कार्य आपको तो पहले समझ में आ गया शॉर्ट में। अब HCl जो है वो भोजन के साथ आने वाले जीवाणु, विषाणु, कीटाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य के आमाशय में लगभग 3 लीटर आमाशय रस निकलता है। ठीक है, प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों के अंदर से पेट से जो है लगभग 3 लीटर से ज्यादा आमाशय निकलता है। ठीक है, आमाशय में वसा को पचाने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन के साथ मिलकर काइम का निर्माण करता है। ठीक है, तो आमाशय में जो है वसा को पचाने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन के साथ मिलकर काइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, काइम का निर्माण करता है, किसके साथ मिलकर, भोजन के साथ मिलकर। ठीक है, अब आगे देखिए पेप्टिक अल्सर। आमाशय में अत्यधिक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो जाने से या भोजन कम मात्रा में पहुंचने से आमाशय की दीवारों में घाव उत्पन्न कर देता है जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर क्या हो गया कि आमाशय में अत्यधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो जाने से या भोजन कम मात्रा में पहुंचने से आमाशय की दीवारों में घाव उत्पन्न कर देता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। चीजें आपको समझ में आ गई। अब है आपका छोटी आंत। फिर छोटी आंत जो है वो आपका थोड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, तो छोटी आंत को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर हम लोग जो है इनको, उनके बाद पाचन तंत्र है, पित्त है, यकृत के कार्य है, उनके बाद कोलन है। चैप्टर आपका थोड़ा लंबा है, तो एक काम करते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्ट 3 ना, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। 3 भाग उनको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसके बीच जो भी पार्ट उनको नहीं देखे आप लोग जाके देख लीजिएगा, और साथ में हो सके तो पार्ट 2 को भी, पार्ट 2 तो यही है, और पार्ट 3 जो अगर नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, कल ही आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे क्लास 10 की पढ़ाई होती है बहुत ही मजे के साथ। तो अगर आप लोग तैयारी नहीं किए या फिर कर भी लिए तो प्लीज़ रिवीजन करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप 10th के विद्यार्थी, 12th के विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ 10th क्लास के स्टूडेंट को शेयर करें। ठीक है, 9th की भी शुरू करें, उनकी भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।